हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, और लास्ट लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, और हमने इस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारी एनर्जी NADH2, FADH2 और ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस कर ली थी। तो बच्चों आज जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो NADH2, FADH2 जो है उनको ATP में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है वो क्या प्रोसेस होता है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन एक्चुअल में वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो NADH2 और FADH2 है उसको ATP में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब द प्रोसेस बाय विच NADH2, क्योंकि हमने देखा था NADH2 जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में भी बना था और क्रेब्स साइकिल में भी बना था और लिंक रिएक्शन में भी बना था, और FADH2 है वो कहाँ पे बना था, क्रेब्स साइकिल में। तो सो द प्रोसेस बाय विच NADH2 एंड FADH2 आर कन्वर्टेड इन ATP बनाने की जो प्रोसेस है बच्चों उसी को हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बच्चों ये प्रोसेस कहाँ पे चलता है, हमने पढ़ लिया था कि इट अकर्स और द प्रोसेस रन्स ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है बच्चों उसके ऊपर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये प्रोसेस जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों। एक स्टेप होता है ETS जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों एक स्टेप जो होगा वो हमारा होगा ETS, और दूसरा स्टेप होगा बच्चों टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये दो प्रोसेस के थ्रू हम क्या देखेंगे कि जो NADH2, FADH2 चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस में बना हो या क्रेब साइकिल में या लिंक रिएक्शन में, और FADH2 तो सिर्फ कहाँ पे बन रहा था, क्रेब साइकिल के अंदर। तो ये NADH2, FADH2 जो है वो अल्टीमेटली बच्चों ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म से हेल्प से कंप्लीट होता है। और दो स्टेप हैं इसके बच्चों, कौन कौन से, एक ETS होता है और एक टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है इस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हमको समझने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस। तो कितने टोटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, देयर आर टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बच्चों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हैं, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स हैं। और बच्चों इन 5 कॉम्प्लेक्स में से भी आउट ऑफ 5 4 टेक पार्ट इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बच्चों उसके अंदर कॉम्प्लेक्स 1 to 4 जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 to 4। और जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है बच्चों वो पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर, टेक पार्ट इन टर्मिनल ऑक्सीडेशन। और इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे होगा, वो टर्मिनल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में होगा। टर्मिनल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है बच्चों, तो आखिर में इस प्रोसेस में होता क्या है, क्यों हम इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। बच्चों इस प्रोसेस के अंदर जितना भी NADH2 बना है और FADH2 बना है, ये NADH2 जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या होगा, अपने H+ को रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे और NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों इस प्रोसेस में जो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रोसेस में, ETS की प्रोसेस में, और बदले में प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। और अल्टीमेटली जो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी H+ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो F0 F1 पार्टिकल ATP का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये प्रोसेस समझने के लिए हम देखते हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक एक करके। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं वो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि हमने ये बनाया कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में जो ये स्पेस है ये क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी अंदर की तरफ मैट्रिक्स होगा और बाहर की तरफ यहाँ पे साइटोप्लाज्म है।
तो बच्चों यहाँ पर मैट्रिक्स में प्रोसेस चला है, जिस प्रोसेस में बहुत सारे NADH2 FADH2 ये सब बने हैं और उनको ऑक्सीडाइज करके ATP का सिंथेसिस जो है वो कॉम्प्लेक्स 5 के ऊपर होगा, जिसका हेड जो होता है वो ATP सिंथेटेज का काम करता है। तो बच्चों इनर मेम्ब्रेन पे जो कॉम्प्लेक्स अरेंज है कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। कॉम्प्लेक्स 1 कुछ इस तरीके का है, L शेप जैसा, और इसमें होता है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है बच्चों ये वाला है, जिसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम, और फेरस सल्फर होते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है उसमें साइटोक्रोम B, FES साइटोक्रोम C1 होता है बच्चों, और कॉम्प्लेक्स 4 में होता है साइटोक्रोम A एंड A3। और इसके अलावा बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसमें 2 कॉपर सेंटर भी होते हैं, CuA एंड CuB। तो ऐसे 2 कॉपर सेंटर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो ये कॉम्प्लेक्सेस आखिर कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं, बीच में कुछ मोबाइल कैरियर भी देख रहे हैं बच्चों आप। कॉम्प्लेक्स 1 3 के बीच में यूबीक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 2 और 3 के बीच में भी यूबीक्विनोन है, कॉम्प्लेक्स 4 और 3 को कनेक्ट करता है साइटोक्रोम C जो आप देख रहे हैं हम इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में है। तो बच्चों ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स 1 का क्या स्ट्रक्चर है और कैसे ये काम कर रहा है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्सेस ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 जो है बच्चों इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोल रहे हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, कुछ L शेप का कॉम्प्लेक्स होता है ये, कुछ इस तरीके से। और ये कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड है कहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड है मेम्ब्रेन पे, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से। ये लिपिड बाइलेयर है उसमें ये आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH generated in mitochondrial matrix during the citric acid cycle is oxidized by complex 1 NADH2 dehydrogenase। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोसेस हुआ हमारा उसके अंदर क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, उसमें यहाँ पे बन गया था क्या, NADH2। क्या है ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है ये इस NADH2 को ब्रेक कर देता है, किसके अंदर, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, NAD+ और 2 H+ बन जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर 3 कंपोनेंट जो हैं वो बन गए, एक NAD हो गया हमारा और H+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए किस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। देन द इलेक्ट्रॉन कैरियर इन कॉम्प्लेक्स 1 इंक्लूड्स टाइटली बाउंड कोफैक्टर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर अंदर में है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और बच्चों ये जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस केमिकली कैसा होता है, ये FAD जैसा होता है, जो FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है उसकी तरह ही, क्योंकि ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये बस डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। तो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर होगा इसका जो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा FMN के पास में। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स 1 में इस FMN के अलावा होता है और भी कंपोनेंट, वो है क्या, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, FES जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा एज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। सेवरल फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरस आयरन सल्फर सेंटर जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों ये कितने H+ को ट्रांसफ़र कर देता है, बच्चों ये ट्रांसफ़र कर देगा 4 H+ को। टोटल 4 H+ जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। कहाँ से कहाँ पे, इस साइड में हम बना रहे हैं मैट्रिक्स और ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये कॉम्प्लेक्स जो है वो 4 H+ आयंस को पंप कर देता है। बच्चों ये एक्टिव पंप कर रहा है कि पैसिव, एक्टिव, क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन PMS में ज़्यादा हो जाती है तब भी ये H+ को ट्रांसफ़र करता रहता है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। और किसकी वजह से, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, जो हम यहाँ पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लेकर के ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा होगा और बदले में प्रोटॉन जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कहाँ से कहाँ पे, मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है मेम्ब्रेन में।
बच्चों मेम्ब्रेन में इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए होते हैं कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और बच्चों वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो क्या है, वो होता है यूबिक्विनॉन। क्या होता है बच्चों, यूबिक्विनॉन होता है। यूबिक्विनॉन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूबिक्विनॉल UqH2 यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों यूबिक्विनॉन जो होता है इसको हम कोएंजाइम Q भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में सारी बातें ठीक से, और ये देख रहे हैं आप यूबिक्विनॉन इज अ स्मॉल लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को कैरी करते हैं बच्चों, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। इट इज नॉट टाइटली एसोसिएटेड विद द प्रोटीन, इट कैन डिफ्यूज विद इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ मेम्ब्रेन बाय लेयर। इसीलिए हम इसको बच्चों क्या बोल देते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। यूबिक्विनॉन जो है इसका एक और भी नाम क्या है, इसका एक और भी नाम है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q जो होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन इसने लिया और बदले में ये क्या करेगा, ये भी प्रोटॉन का ट्रांसफर कर देगा बच्चों। कैसे कि यहाँ इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए और मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन लेकर के ये विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यूबिक्विनॉन जो है वो भी प्रोटॉन ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, और यूबिक्विनॉन जो होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। और बच्चों ये यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स 1, अभी जो हम देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जो है उसको आगे लिंक करता है कॉम्प्लेक्स 3 में, बिल्कुल ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में भी ट्रांसफर करता है। ये चीज़ मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर बच्चों जैसे ये आप देख रहे हैं यूबिक्विनॉन कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और साथ ही ये कॉम्प्लेक्स 2 और 3 के बीच में भी इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम करता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 कैसे काम करता है वो आपको समझ में आया। यूबिक्विनॉन जो है वो मोबाइल कैरियर है जो कॉम्प्लेक्स 1 को 3 से ऐड कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आपको कॉम्प्लेक्स 1 समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉम्प्लेक्स 1 कैसे काम कर रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स 1 के साथ साथ में आपको यूबिक्विनॉन जो है उसके भी बारे में पता पड़ गया है कि यूबिक्विनॉन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स 1 के बाद में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 2। बच्चों कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को हम बोल देते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसका नाम क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और बच्चों ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का रोल हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था। जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है उस टाइम पर ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, और इस प्रोसेस में FADH2 का फॉर्मेशन भी हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो कि हमने ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से, मेम्ब्रेन के ऊपर ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसका मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये वाला पार्ट जो है वो है SDH सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बच्चों सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक खास बात ये भी है कि इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल में भी पार्टिसिपेट करा और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे बाउंड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं हम इसको। और SDH में इसके साथ में आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। कैसे कि इसने जब ये FADH2 को ब्रेक करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो तो NADH2 डिहाइड्रोजिनेज का काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है। FADH2 को जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो फिर से बच्चों क्या बनेगा, FAD+, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और 2 प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से ये यहाँ पर एक्शन शो करेगा। और फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करेगा और ट्रांसफर करेगा फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स को, और फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, यूबिक्विनॉन के पास आ जाएगा।
तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेटली मूव करते हुए यूबिक्विनॉन के पास आ गया, कॉम्प्लेक्स 2 से भी ये भी प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स 2 डज नॉट पंप प्रोटॉन, क्या करता है फिर इलेक्ट्रॉन को जब आगे ट्रांसपोर्ट करता है तो इस कंडीशन में यूबिक्विनॉन जरूर से प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम मैट्रिक्स टू पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 की एक्टिविटी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखिए आप कॉम्प्लेक्स 3 कि आखिर कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो कैसे काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। बच्चों साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है कि यूबिक्विनॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को, जिसके अंदर साइटोक्रोम B है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम C1 है। तो ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है साइटोक्रोम B, इसमें भी होता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और होता है साइटोक्रोम C1। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स होता है। और जो यूबिक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया था किससे, यूबिक्विनॉन ने कॉम्प्लेक्स 2 जो है उससे इलेक्ट्रॉन लिया था, और ये यूबिक्विनॉन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चों आगे ट्रांसफर करके देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ऐसे मूव करके आ गया किसके पास में, साइटोक्रोम B के पास में। साइटोक्रोम B जो है इसको फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स को देगा, उससे फिर साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और साइटोक्रोम C जो होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को, C1 जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है किसको, साइटोक्रोम C को। बच्चों ये जो साइटोक्रोम C होता है, ये साइटोक्रोम C इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा किसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 को। ठीक है बच्चों, तो साइटोक्रोम C जो होता है इसको भी हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल देते हैं बच्चों। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और बच्चों ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है ये भी प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा। ये कितने प्रोटॉन के ट्रांसफर करते हैं, ये भी 4 प्रोटॉन 4H+ जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ से कहाँ पे, ये जो स्ट्रोमा है वहाँ से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन 4 प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दिस कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन और यूबिक्विनॉल एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन वाया एन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स टू B टाइप ऑफ साइटोक्रोम एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड साइटोक्रोम C1 मेम्ब्रेन बाउंड ऊपर की तरफ है, टू मेम्ब्रेन बाउंड साइटोक्रोम C1 टू साइटोक्रोम C, ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है साइटोक्रोम C, और 4 प्रोटॉन जो है उसको ये ट्रांसफर कर देगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में साइटोक्रोम C के बारे में, जो कि अभी हमने देखा कि साइटोक्रोम C इज स्मॉल प्रोटीन लूजली अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड सर्व एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है बच्चों, यही चीज़ एक बार फिर से मेम्ब्रेन पर हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये है कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर क्या होगा, यूबिक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन आएगा पहले साइटोक्रोम B के पास में, फिर सल्फर कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोक्रोम C को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएगा और अल्टीमेटली पहुंचेगा साइटोक्रोम C के पास, जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। वो इस साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 को लिंक कर देगा किससे, कॉम्प्लेक्स 4 के साथ में। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में आप समझ गए हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स 4। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स 4 जो है उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस कॉम्प्लेक्स के पास में 2 कॉपर सेंटर होते हैं, कॉपर सेंटर A और B। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस टाइप से अरेंज्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 4 में बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C ने क्या किया है, साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन
दिया कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर बच्चों स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर होता है कॉपर A, एक होता है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 और दूसरा कॉपर CuB। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो साइटोक्रोम कॉपर के थ्रू साइटोक्रोम A3 और B के पास जाएगा। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो आ जाता है किसके अंदर, वो आ जाता है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर कॉपर सेंटर का काम क्या है। बच्चों यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों यदि हाफ O2 या हम ऐसा सोचें कि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, O-2 मिल जाएगा, या O2 है उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब क्या कि जैसे सपोज यहाँ पर O2 है और O2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बनेगा, इससे बन जाएगा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। यदि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनेगा तो ये तो तबाही मचाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल तो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे उसको ऑक्सीडाइज करेगा, डैमेज करेगा। तो इसको बचाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मिलने चाहिए कि फ्री रेडिकल ना बने। तो उस केस में ये ऑक्सीजन जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कॉपर सेंटर का काम होता है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन स्टोर करते हैं और एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, ताकि क्या बन जाए, ताकि O-2 का फॉर्मेशन हो जाए। और जब ये H+ के साथ में रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना देगा, तो वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली यूज हो जाता है किसके लिए, वाटर बनाने के लिए। और बच्चों यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर हमने इतना सारा रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कहीं पे भी डायरेक्टली ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं आया था। ऑक्सीडेशन जरूर हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आता है वो बच्चों कहाँ पे आता है, वो इस ETS में लास्टली आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन होता है, वो ऑक्सीजन होता है। समझ गए बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स 4 जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर 2 कॉपर सेंटर होंगे, साइटोक्रोम A3 होगा, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से आएगा और जब इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन 2 कॉपर सेंटर CuA CuB। साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स 4 इज द टर्मिनल ऑक्सीडेज ब्रिंग अबाउट द 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ O2, जो मैंने आपको बात समझाई। और कितने ऑक्सीजन बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, क्योंकि यदि यहाँ पर 2 O है तो यहाँ पे 4H+ और उसके अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये 1 से हुआ है तो 2 O-2 होंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बच्चों इन सब के अलावा क्या प्रोटॉन के बम्पिंग का फंक्शन जो है वो यहाँ पे भी होगा। तो यस, लेकिन ये एक पेयर यानी 2 प्रोटॉन जो है उसको ट्रांसफर करेगा, कहाँ से कहाँ पे, मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो बच्चों अल्टीमेटली आपने क्या देखा, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के थ्रू किस तरीके से ट्रांसफर हुआ और बदले में प्रोटॉन जो है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ट्रांसफर हो गया। बच्चों इसके अलावा एक और भी इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो हमने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पढ़ा था किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के अंदर, यहाँ पे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की तरह होता है। और वहाँ पे जो प्लास्टोक्विनोन का काम था वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वो काम यहाँ पे यूबिक्विनोन कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है फोटोसिंथेसिस के ETC के जैसा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लेक्सेस जो है कॉम्प्लेक्स 4 तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 5। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स 5 जो है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं F0F1 ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास 2 कंपोनेंट है। कौन कौन सा कंपोनेंट, F0 एंड F1। तो बच्चों ये जो बेस होता है ये होता है बच्चों क्या, ये जो इस प्रोसेस के अंदर बच्चों ये जो आप बेस देख रहे हैं ये बेस को हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं F0। और ये जो हेड वाला पोर्शन होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम F1। तो इसीलिए F0 F1 पार्टिकल। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये जो बेस है वो क्या करता है, वो प्रोटॉन के लिए चैनल का काम करता है।
प्रोटॉन के लिए चैनल का काम करेगा। और ये हेड वाला जो पोर्शन है इसके पास एक्टिविटी है यहाँ पर किसकी, एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिविटी है, सिंथेटेज। तो बच्चों किस तरीके से ये काम करता है कि हमने देखा कि प्रोसेस के थ्रू, जो अभी हमने प्रोसेस देखा उसके थ्रू H+ की कॉन्सेंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैट्रिक्स में रिलेटिवली कम है। यहाँ पर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और मैट्रिक्स में कम है, तो इस वजह से क्या होगा, ये प्रोटॉन डिफ्यूज होगा। यानी ये वाली प्रोसेस जो है प्रोटॉन के बाहर निकलने वाली प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस कैसी है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और इसके पहले अभी तक हमने जितना भी जगह प्रोटॉन मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर किया था बच्चों, वो जो था वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस था। तो इस तरीके से जब प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर मैट्रिक्स में आएगा तो उस टाइम पे प्रोटॉन के ट्रांसफर की एनर्जी को यूज करता है कौन, ये कॉम्प्लेक्स। और ये जो गामा यूनिट है इसकी वो ट्विच होती है, उसमें ट्विचिंग मूवमेंट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 फिंगर जो है वो ट्विच हो रही है, ट्विचिंग मूवमेंट होती है। और उसी के साथ में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो मिलकर के क्या बना देते हैं बच्चों, एटीपी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ और इस प्रोटॉन के बाहर निकलने की वजह से क्या बनता है, एटीपी। इसीलिए बच्चों इस स्टेप को, ये जो 5th कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं 2 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, F0 एंड F1। F1 is a peripheral membrane protein complex that composed of at least 5 different subunits and contains catalytic site that converts ADP into ATP. This complex is attached to the matrix side of inner membrane. F0 is इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको हम OSCP, यहाँ पे ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फरिंग प्रोटीन भी होता है बच्चों। FO जो है यहाँ पे ओलिगोमाइसिन से रिलेटेड होता है, क्योंकि ओलिगोमाइसिन यदि एक्टिविटी करेगा तो वो इस प्रोसेस को, यानी प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, उसमें 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं और ये चैनल की तरह काम कर रहा है जिसके थ्रू प्रोटॉन जो है वो मूव करते हैं। और जब भी प्रोटॉन मूव करेंगे तो एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर कितने H+ से एटीपी बनते हैं ये डेटा जो है वो टाइम के साथ में वेरी हो रहा है। यदि मैं सिर्फ NCERT की बात करूँ, यदि आप NCERT की बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये डायग्राम जो दिया हुआ है उसके अंदर ये बताया हुआ है कि 2H+ के पास होने से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है बच्चों। लेकिन लेटेस्ट एडिशन जो है बुक्स के, लेनिंजर का या अदर जो बुक्स हैं, अपने मेडिकल की भी जो बुक्स हैं, उनके अंदर अब आ चुका था, लास्ट जो प्रीवियस आया था वो था 4H+ की वजह से एक एटीपी बनता है। और उन्होंने डेटा ये भी चेंज कर दिया था कि 1 NADH2 जो है वो 3 ATP नहीं बल्कि 2.5 ATP बनाते हैं, और 1 FADH2 जो होता है वो 2 ATP नहीं बल्कि 1.5 ATP बनाते हैं। तो बच्चों ये कुछ जो चेंजेस है वो रिसेंट चेंजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बुक्स के अंदर आ चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, और लेकिन अभी हमको जो ध्यान रखना है, यदि हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें तो NCERT का डेटा ध्यान रखना है कि 2H+ से एक ATP बनता है और एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP का सिंथेसिस होता है। किस प्रोसेस के थ्रू, जब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में प्रोटॉन बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इंडिविजुअली हमने सारे कंपोनेंट को अच्छे से समझ लिया है। अब मैं एक बार आपको ये सारी प्रोसेस जो है वो एक साथ सीक्वेंस में बताऊंगा, आप उसे ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH2 को या NADHH+ जो होता है उसको ब्रेक किया और क्या बनाया, NAD+, रिलीज किया 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको सबसे पहले पिक किया FMN ने। FMN ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स को उसने दिया यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर किया साइटोक्रोम B, उससे गया FES के पास में, फिर गया साइटोक्रोम C के पास में। यानी कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के थ्रू एक लिंक हुआ किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को, और साइटोक्रोम C ने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, C1 ने ट्रांसफर किया साइटोक्रोम C को, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है ये। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचा साइटोक्रोम A,
कॉपर सेंटर की हेल्प से, फिर A3 और कॉपर सेंटर B जो है उसके थ्रू अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहाँ पे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इनटू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आ गया। अब मैट्रिक्स में इस इलेक्ट्रॉन को कौन पिक करेगा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को पिक करने के लिए है ऑक्सीजन। अब बच्चों यहाँ पे मैं हाफ O2 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देगा, बट मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन को पेयर के अकॉर्डिंग ऐसा लिख रहा हूँ। और इसने क्या किया, 2H+ से रिएक्ट किया तो अल्टीमेटली क्या बना दिया, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, अल्टीमेटली यूज हो गया। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन जो है वो ऐसा रहेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ में कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो 4 प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा। कहाँ से कहाँ पे, मैट्रिक्स से लेकर के और पैरामेट्रिकल स्पेस में। बच्चों यदि यही रिएक्शन में NADH2 नहीं FADH2 के ऑक्सीडेशन से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो FADH2 यानी FADHH+ इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें बन जाएगा FAD+ 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से कैसे होगा, जैसे अभी हमने देखा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसको पिक किया SDH ने दिया किसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, और इसके थ्रू पहुंचा यूबिक्विनोन। अब यूबिक्विनोन आगे इसको ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 3 को, यानी कॉम्प्लेक्स 2 और 3 को लिंक करने का काम फिर से यूबिक्विनोन ने किया। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो सेम है या फिक्स है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसा हमने फोटोसिंथेसिस में कंसेप्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो ये कंपोनेंट है इनके रेडॉक्स पोटेंशियल में जो ग्रेडियंट है फ्रॉम लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल टू हायर रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन के थ्रू 3 साइटोक्रोम के थ्रू 4 ऐसे गया, बट जब कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू होगा तो कॉम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनोन के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 और फिर वहां से कॉम्प्लेक्स 4 के पास गया, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन होगा जो H+ से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हमने समझ लिया, इसके साथ में अब हम देख रहे हैं कि आखिर प्रोटॉन का फ्लो इसकी वजह से कैसे कैसे होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है बच्चों ये 4H+ जो है उसको ट्रांसफर करेगा कहाँ से कहाँ पर, ये इसको ट्रांसफर कर देगा मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कहाँ से आ रही है, रेडॉक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से। और बच्चों यूबिक्विनोन जो है ये भी H+ को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये H+ को ट्रांसफर करते हैं किसकी हेल्प से, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था क्यू साइकिल कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लास्टोक्विनोन कैसे साइटोक्रोम B6F की हेल्प से प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है उसकी हेल्प से ये प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा कुछ इस तरीके से। तो अल्टीमेटली 4H+ जो है वो ट्रांसफर होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के थ्रू, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा बच्चों, और जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये अ पेयर ऑफ प्रोटॉन, साइटोक्रोम C प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा, बट कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा। कहाँ पे बच्चों, ये 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। यानी एक NADH2 के इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से टोटल बच्चों, ये जो फिर मैं आपको बात बता रहा हूँ ये एकदम रिसेंट और एक्यूरेट बात बता रहा हूँ कि टोटल 10H+ जो है वो ट्रांसफर हुए किसके थ्रू, 1 NADH2 के थ्रू, यानी 1 NADH2 के थ्रू 10H+ का ट्रांसफर हुआ। और मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 4H+ की वजह से एक ATP बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो जाएंगे, 2.5 ATP। ठीक है बच्चों, तो ये आप सिर्फ हायर लेवल के लिए ध्यान रखेंगे, बट जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग ये सब कंसेप्ट कुछ नहीं उन्होंने बताया हुआ है। वो सिर्फ बोलते हैं कि 1 NADH2 से 6H+ ट्रांसफर होगा और 3 ATP बनेंगे। ठीक है बच्चों, और FADH2 के अकॉर्डिंग यदि आप कैलकुलेट करें तो FADH2 के अकॉर्डिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। यूबिक्विनोन जरूर से करेगा, किसकी हेल्प से, फिर से
साइटोक्रोम B6 की हेल्प से तो 4H प्लस चले गए, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करके आया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, यानी टोटल चारों 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन 1 FADH2 जो है उसके थ्रू टोटल 6 प्रोटॉन जो है उसका ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि कितने ATP बनने चाहिए, 1.5 ATP बनना चाहिए। तो बच्चों ये जो है वो मैं आपको लेनिंजर का जो जस्ट प्रीवियस एडिशन है उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको बता रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से ATP बनते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ATP कैलकुलेशन होगा, बट हमारे NCERT के अकॉर्डिंग, NCERT जो है उसके अकॉर्डिंग कि 2H प्लस से एक ATP बनता है, NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारा टोटल कैलकुलेशन आता है वो 36 और 38 ATP वाला इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आएगा। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली H प्लस ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो गया है बहुत ज़्यादा हाई, और यहाँ पर मैट्रिक्स में प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो गया है कम। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जब ये प्रोटॉन मूव करेगा F0F1 पार्टिकल के थ्रू, तो यहाँ पे हेड पे एक्टिविटी आएगी किसकी बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी आएगी ATP सिंथेटेज एंजाइम की। F0F1 कॉम्प्लेक्स जो उसको हम ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो ATP सिंथेटेज की एक्टिविटी आएगी, और ATP सिंथेटेज क्या करेगा बच्चों, ATP सिंथेटेज जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिएक्ट करवा के क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो इस तरीके से ATP जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, किसकी वजह से, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से। तो बच्चों ये पूरी प्रोसेस में जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन वाला स्टेप था, जो स्टेप आपने यहाँ से देखा, ये पूरा स्टेप इसको ही बोलते हैं हम ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये वाला स्टेप जो है ये है टर्मिनल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने वो सारे कॉम्प्लेक्स जो एक एक करके पढ़े थे उनको एक साथ डिटेल में कैसे वर्क करते हैं उनको हमने समझा है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, केमियोस्मोटिक थ्योरी इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन ATP सिंथेसिस इन। कहाँ पर आप केमियोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू ATP का सिंथेसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों केमियोस्मोटिक थ्योरी क्या, पीटर मिशेल वाली थ्योरी क्या बोलता है कि जब भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, किसके थ्रू, F0F1 पार्टिकल के थ्रू, तो उस टाइम पर इसका हेड जो होता है वो क्या करता है, वो ADP को कन्वर्ट कर देता है ATP में। यही थ्योरी था कौन सा, पीटर मिशेल का, जिसको हम बोल रहे थे केमियोस्मोटिक थ्योरी। और बच्चों ये थ्योरी हमने क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा था, ये थ्योरी हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा है। और यदि हम बैक्टीरियल सेल की बात करें बच्चों, तो चाहे बैक्टीरियल सेल भी रेस्पिरेशन में ATP का प्रोडक्शन करेगा तो सेम कंसेप्ट फॉलो करेगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सारे आंसर जो है वो इसमें सही हैं। फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADPH प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग CAC बच्चों सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स, यानी NADH की बात कर रहा है या NADHH प्लस की बात कर रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज किसने किया था, कौन सा कॉम्प्लेक्स था जो इसको NAD प्लस और 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ब्रेक कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। बच्चों ये कौन सा था, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा था। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चे आप पढ़ते रहिए और इसके बाद हम टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।